नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोलाल चैनल पर। आज हम बात करेंगे बजट 2024-25 के बारे में, जो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। यह बजट नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन क्या यह बजट वाकई में हमारे मध्यम वर्ग के लिए कुछ लेकर आया है? आइए जानते हैं इस बजट के सभी पहलुओं को और देखते हैं कि यह पिछले साल के बजट से कितना अलग है। इस बार का बजट मुख्य रूप से इन पॉइंट्स पर फोकस्ड है। पहला, रोजगार। दूसरा, स्किलिंग। तीसरा, एमएसएमई। चौथा, मध्यम वर्ग। पांचवा, कृषि में उत्पादकता। शुरुआत करते हैं कृषि से। कृषि के लिए इस बार बजट में कुल 3.13% राशि आवंटित की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 20.8% अधिक है। किसानों की उपज और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को बढ़ावा देने के लिए नए रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी को लागू करने का भी प्रावधान है, ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर का सिस्टमैटिक विकास हो सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये उपाय पर्याप्त हैं? क्या इससे किसान की स्थिति में वाकई सुधार होगा? पिछले साल कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 2.78% बजट आवंटित किया गया था। इस साल केवल 20% की बढ़ोतरी हुई है, जो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शायद पर्याप्त हो। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन के कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11.1% की वृद्धि की गई है। ये बजट एलोकेशन का 23% है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन में 11.1% की वृद्धि से विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सड़क परिवहन में निवेश से देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ाएगा, जिससे किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। इससे न केवल व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि उत्पादों की समय पर आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नई सड़कें, पुल, रेलवे लाइनों और हवाई अड्डों के निर्माण से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी इनका रखरखाव और संचालन रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। अब देखते हैं हेल्थ और एजुकेशन को। स्वास्थ्य के लिए 1.87% और शिक्षा के लिए 2.59% बजट आवंटित किया गया है। पिछले साल के मुकाबले स्वास्थ्य में 13% की वृद्धि हुई है, जबकि शिक्षा में 10.6% की वृद्धि हुई है। शिक्षा की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए क्या ये कदम पर्याप्त है? स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट आवंटन देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बजट में अभी भी बहुत कम है। विकसित देशों की तुलना में भारत में इन क्षेत्रों के लिए आवंटन बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए यूएसए अपने जीडीपी का लगभग 16 से 18% स्वास्थ्य पर खर्च करता है और 6 से 7% शिक्षा पर खर्च करता है। जर्मनी अपने जीडीपी का लगभग 11 से 12% स्वास्थ्य पर खर्च करता है और 4 से 5% शिक्षा पर खर्च करता है। अब हम सिक्योरिटी एंड डिफेंस के एलोकेशन के बारे में जानेंगे। रक्षा और सुरक्षा के लिए इस बार 6.21 लाख करोड़ रुपए बजट रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 4.6% अधिक है। सुरक्षा हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इससे अन्य क्षेत्रों में कटौती करके देश की समग्र स्थिति में सुधार होगा? पिछले साल रक्षा और सुरक्षा के लिए 13.2% बजट आवंटित किया गया था। इस साल इसमें वृद्धि की गई है, जो सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कटौती के कारण यह एक संतुलित अप्रोच नहीं लगता। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, मिडिल क्लास की अनदेखी। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। टैक्स स्लैब्स में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह परिवर्तन भी ज्यादातर लोगों के लिए कुछ नहीं है। आइए नजर डालते हैं टैक्स स्लैब्स पर। 0 से 3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स है। 7 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स है। 10 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स है। 12 से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स है। टैक्स सुधारों की बात करें तो नए टैक्स स्लैब्स में बदलाव सिर्फ दिखावे के लिए है। मध्यम वर्ग को इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पिछले साल टैक्स स्लैब्स में भी इसी तरह के बदलाव किए गए थे, लेकिन उनमें भी मध्यम वर्ग को कोई खास राहत नहीं मिली थी। फ्यूल और फूड की भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
सिलेंडर्स के दाम में भी कोई राहत नहीं मिली है। इससे मध्यम वर्ग की जीवन गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। पिछले साल भी ईंधन और भोजन की कीमतों में कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी और इस साल भी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। अब नजर डालते हैं टोटल बजट के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पहलू पे। बजट 2024-25 में FY25 के लिए टोटल रिसीट्स यानी कमाई 32,07,000 करोड़ रुपए और कुल खर्च 48,21,000 करोड़ रुपए के रूप में अनुमानित है। नेट टैक्स रिसीट्स 25,83,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जबकि फिस्कल डेफिसिट यानी नुकसान GDP का 4.9% अनुमानित है। पिछले साल टोटल रिसीट्स 31,03,000 करोड़ रुपए और कुल खर्च 35,04,000 करोड़ रुपए था। इस साल खर्च में बड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन क्या यह वृद्धि सही दिशा में है? आइए देखते हैं। आइए नजर डालते हैं स्पेशल स्कीम्स पे, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। इस बजट में 5 योजनाएं पेश की गई हैं, जो अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं पर केंद्रित होंगी। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए का सेंट्रल अलॉटमेंट है। टॉप कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं के लिए व्यापक इंटर्नशिप योजना शुरू की जाएगी। MSME और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। मशीनरी खरीद के लिए टर्म लोन और क्रेडिट गारंटी योजना लागू की जाएगी। SIDBI को MSME क्लस्टर में सेवा देने के लिए 24 नई शाखाएं खोलने की योजना है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। पिछले साल भी MSMEs और युवाओं के लिए कई योजनाएं पेश की गई थीं, लेकिन उनमें से कई लागू सही ढंग से नहीं हो पाई। तो दोस्तों, बजट 2024-25 की घोषणाओं ने निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में प्रगति की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या मध्यम वर्ग और समाज के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए यह बजट पर्याप्त है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कुछ अहम मुद्दों की अनदेखी की गई है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये घोषणाएं वास्तव में किस हद तक जमीन पर उतर पाती हैं और जनता को उनका लाभ मिलता है या नहीं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।